हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? मैम, हम सब भी एकदम मज़ेदार हैं, एकदम बढ़िया है, लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है। चलिए जी, अब हम पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ज़्यादा बातें आज नहीं करेंगे, सिलेबस अभी काफ़ी है, हमें कवर करना है। पैंडेमिक की वजह से बहुत टाइम वेस्ट किया है, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है मैम, सही बता रहे हैं। लॉकडाउन जब हुआ था तब क्लासेस बहुत ज़्यादा रुक गई थी, फिर इतना ज़्यादा हमें सफ़र करना पड़ गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन में स्विच किया, सारा सिस्टम अरेंज किया। आप सब ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया, सबने सफ़र किया, बट एग्ज़ाम तो होना है, और जब एग्ज़ाम होना है तो हमको पढ़ना है, और हमको पढ़ना है तो सारा पढ़ना है, जिससे कि कोई भी चीज़ हमारी छूटे ना। चलिए जी, फटाफट से करते हैं। अदर सोर्सेज पढ़ रहे थे, इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या पढ़ा था अदर सोर्स में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सेक्शन नंबर 56 से स्टार्ट होगा, सेक्शन नंबर 59 पर ये ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सेक्शन नंबर 56 होता है वो आपको बताता है कि चार्जिंग सेक्शन, इसमें कौन कौन सी इनकम चार्ज होगी। तो उसके लिए आप सबको बताया गया था कि कोई भी इनकम जो कि अदर 4 हेड में चार्ज नहीं हुई हो, वो इनकम यहाँ पर टैक्सेबल की जाएगी। बशर्ते एक शर्त लगा दी कि वो जो इनकम है वो इनकम एग्जैम्प्ट इनकम नहीं होनी चाहिए। एग्जैम्प्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो वो कहीं भी टैक्सेबल नहीं की जाएगी। फिर इसमें बताया गया था कि कौन कौन सी स्पेसिफाइड इनकम्स हैं जो कि यहाँ पर टैक्सेबल होंगी। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अगर आपको सिक्योरिटीज़ पर इंटरेस्ट मिल रहा है और वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हुआ, लाइक ट्रेडिंग करना, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, डिवेंचर्स खरीदते हो, वो आपका कोई बिजनेस है, आपका बिजनेस ही है डिवेंचर्स में सेल परचेज करना, तो आपको जब सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो पीजीबीपी पे जाएगा। बट एज सच आपका कोई बिजनेस नहीं है, बट आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉर द टाइम बिंग कर रखी है, तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा? आईओएस में। सिमिलरली पढ़ाया था कि जो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज होते हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं, रेसेस होते हैं, वो सब भी यहाँ पर टैक्सेबल हो जाते हैं। फिर डिविडेंड की बात की थी कि जो भी डिविडेंड आपको मिल रहा है, शेयर होल्डर्स को जो भी डिविडेंड मिल रहा है, वो डिविडेंड भी आपका आईओएस में टैक्सेबल होगा। रेंटल्स की बात की थी कि अगर आप अपनी मशीन किसी को रेंट पर देते हो और ऐसा करने का आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो वो भी यहाँ पर टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर बिजनेस होता तो फिर पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाता। हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। आपने किसी को रेंट पर दिया, बिल्डिंग के साथ साथ कोई मशीन भी रेंट पर दिया, उस केस में क्या होगा? अगर उस काम को करने का कोई बिजनेस नहीं है तो यहाँ पर टैक्सेबल होगा। क्योंकि जब मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे वहाँ सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी ही टैक्सेबल होती है, सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी ही टैक्सेबल होती है जिसको हम रेंट पर देते हैं। वहाँ बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर जैसी कोई भी बातें हम नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? प्योरली मशीनरी रेंट पर दी है, प्योरली मशीन रेंट पर दी है। बट यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी बार एक एग्जांपल सिखाया है कि कोई मशीन है, वो पर्टिकुलर जगह पर इंस्टॉल्ड है, तो हम वो मशीन वहाँ से निकाल के नहीं दे सकते, बट हम जगह के सहित उसको रेंट पर दे देते हैं। तो वो केस है, लेकिन वो काम करना आपका बिजनेस नहीं है, तो फिर वो आईओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। फैमिली पेंशन यहाँ पर टैक्सेबल होती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पर टैक्सेबल होती है। आपको गिफ्ट मिल रहा है, नॉन रिलेटेड से मिल रहा है, 50,000 से ज़्यादा का मिल रहा है, तो यहाँ टैक्सेबल होता है। कंपनसेशन पर जो इंटरेस्ट मिल जाए वो भी यहाँ टैक्सेबल होता है। बयाना वगैरह जो आप देते हो, एडवांस देते हो, वो अगर फोरफिट कर लिया जाए तो जिसने फोरफिट किया उसकी तो इनकम है, उसके लिए यहाँ पर टैक्सेबल होगा। ये सारी चीज़ें कल पढ़ाई थी। फिर आपको डिविडेंड की बातें पढ़ाई थी, तो मैं बोलती थी कि डिविडेंड इंक्लूड्स, बताइए डिविडेंड का मतलब क्या होता है मैम? डिविडेंड इंक्लूड्स नॉर्मल डिविडेंड तो होता ही है जो कि एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है, डीम डिविडेंड भी यहाँ पर आ जाएगा, इंटरिम डिविडेंड भी यहाँ पर आ जाएगा। डीम डिविडेंड में मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 222A, 222B, 222C, 222D एंड 222E हम यहाँ पर करके चलेंगे। हालांकि उसमें कंपनी एज अ डिविडेंड के नाम से कुछ नहीं बांट रही, लेकिन कंपनी अदर नेम से बांट रही है, डिवेंचर्स बांट रही है, शेयर्स बांट रही है, असेट बांट रही है, लोन दे रही है, ना जाने क्या क्या नाम यूज़ कर रही है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि कंपनी झूठ बोल रही है, ऐसा गवर्नमेंट मानती है, कंपनी एक्चुअल में डिविडेंड बांट रही है, बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से बचने के लिए कंपनी उस डिविडेंड का कोई और नाम दे रही है। क्योंकि आप सब जानते हो जब भी कंपनी डिविडेंड बांटती है तो कंपनी को डीडीटी भरना पड़ता है, और
कंपनी उस डीडीटी से बचने के लिए उस डिविडेंड के नाम को कुछ और नाम दे रही है, लोन का नाम दे रही है, असेट का नाम दे रही है, शेयर्स का नाम दे रही है, डिवेंचर का नाम दे रही है, सो दैट कंपनी को डिविडेंड टैक्स ना भरना पड़े। लेकिन हमारी गवर्नमेंट बहुत समझदार है, उन्होंने क्लियर कट बोला कंपनी आपकी गंदी इंटेंशन है, आपकी गलत इंटेंशन है, इसलिए हम आपके द्वारा की गई इन ट्रांजैक्शन को डिविडेंड जैसा मान लेंगे और जो घटना डिविडेंड के साथ होती है, जो कांड डिविडेंड के साथ किया जाता है, वही इसके साथ भी किया जाएगा। चलिए जी, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी जी मैम। फिर आपको मैंने पढ़ाया था 1150 आपको पढ़ाया था, जिसमें बोला था, आ जाइए इसको पूरा समरी से कराती हूँ, यहाँ बहुत बढ़िया समरी बना रखी है। कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, कंपनी होती है डोमेस्टिक कंपनी, कंपनी होती है फॉरेन कंपनी। अभी पूरा प्रोसीजर डोमेस्टिक का पढ़ रहे हैं, उसके बाद फॉरेन का। डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड बांट रही है, किसको बांट रही है? शेयर होल्डर्स को। जब भी कोई डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड बांटती है शेयर होल्डर को, तो आपको पता है कि कंपनी को क्या देना पड़ता है मैम? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। कंपनी को क्या देना पड़ता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। 15% का सरचार्ज देना पड़ता है, 12% का एजुकेशन सेस देना पड़ता है, 4% का। और यहाँ पर क्या होता है, अगर ये डिविडेंड की वैल्यू अप टू 10 लाख रुपए तक की है, कौन सा डिविडेंड? सारा डिविडेंड का एग्रीगेशन, चाहे वो फाइनल हो, चाहे वो इंटरिम हो, चाहे वो 222 वाली सीरीज का हो, कोई सा भी डिविडेंड हो, 222 की सीरीज का जब हम एड ऑन करेंगे डिविडेंड का, तो ई यहाँ पर नहीं लेंगे, ई को हटा देंगे। अदर देन ई, नॉर्मल, इंटरिम सबको क्लब करके देख लेना क्या वो 10 लाख तक की फिगर आ रही है। अगर 10 लाख तक की फिगर आ रही होगी तो शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या हो जाएगी? एग्जैम्प्ट। लेकिन अगर मैम 10 लाख से ज़्यादा है तो जितना भी एक्सेस होगा उस पर शेयर होल्डर 10% से टैक्स भरेंगे। किससे टैक्स भरेंगे? 10% से। ऐसा कहाँ पर लिखा है? सेक्शन नंबर 115 BBDA में। क्या मैम 115O जो आपने पढ़ाया था उसमें 10 लाख से ज़्यादा पर शेयर होल्डर टैक्स भरते हैं, तो क्या अभी भी कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा? जी बिल्कुल भरना पड़ेगा, जी बिल्कुल भरना पड़ेगा। अब बात आती है फॉरेन कंपनी की। फॉरेन कंपनी जब भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटती है, ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स वही होंगे जो इंडिया में हैं। आउटसाइड इंडिया होते तो हमें क्या मतलब है, हम क्यों यहाँ पर बीच में कुछ अपना टॉपिक बनाते ना। बाहर की कंपनी, बाहर का शेयर होल्डर, बाहर ही सब कुछ होगा, हमें तो कोई मतलब ही नहीं रहता। लेकिन कंपनी बाहर की है पर इनकम हमारे इंडिया वाले कमा रहे हैं, तो जब बाहर की कंपनी अगर इससे डीडीटी अगर ये काट भी लेगी तो कौन सा हमें दे देगी? तो लॉ मेकर ने बोला आपको, आपके ऊपर फॉरेन कंपनी डीडीटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं लगेगी। आप जब डिविडेंड बांट रहे हो, चाहे वो कितने भी रुपए का हो, कोई भी एग्जामिशन शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल नहीं है। वो शेयर होल्डर की इनकम मानी जाएगी, IOS में टैक्सेबल होगी, नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा। आई होप आपने ये नोटिंग कर ली हो, नहीं की हो तो प्लीज़ जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट समरी है, पूरा डिविडेंड यहाँ पर डिफाइन कर दिया। सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो अभी पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे 222 की सीरीज। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन नहीं होता तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको देती हूँ यहाँ पर 10 सेकेंड्स देती हूँ। हो गया जी मैम, हो गया। चलिए अब आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर भी नहीं हो तो क्लास पॉज करके कर लेना। चलो हो गया जी मैम, हो गया। चलिए अब आ जाइए बुक के कंटेंट पर। तो जितना भी हमने कल पढ़ा था वो सब अब हम रिवाइज कर चुके हैं, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो कि रह गई है रिवाइज कराने में, यहीं पे बतानी थी। आ जाइए वापस नोट पे आ जाइए। ये देखिए यहाँ पर जब मैं आपको भी 115 BBDA पढ़ा रही थी तो क्या बोल रही थी, अगर डिविडेंड 10 लाख से ज़्यादा का है तो जितना एक्सेस अमाउंट है वो 10% से टैक्सेबल हो जाएगा। रेट क्या लगेगा? 10%। क्या ये सभी शेयर होल्डर्स के हैंड्स में टैक्सेबल होगा? नो। हमने कल पढ़ा था स्पेसिफाइड शेयर होल्डर्स, यानी कि HUF यहाँ पर आती थी, फर्म यहाँ आते थे, इंडिविजुअल्स यहाँ पर आते थे। क्या यहाँ पर नहीं आते थे? कंपनी यहाँ पर नहीं आती थी, ट्रस्ट यहाँ पर नहीं आते थे। जी मैम। चलिए अब आ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं। फाइनली अब हमारी स्टार्ट हो रही है 222 की सीरीज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें क्लॉज नंबर A। आ जाइए साथ में देखते हैं। एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो हाईलाइट कर रही हूँ हाईलाइट करते जाइएगा। एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट whether capitalized or not।
इन्वॉल्विंग द रिलीज ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। मैम सच्ची बता रहे, ऊपर से हो गया ये तो, ओवर द हेड हो गया, बिल्कुल ही ऊपर निकल गया। सुनो अब, मैंने आपको बोला था कि कंपनी जनरली डिविडेंड के नाम से डिविडेंड बांटना पसंद नहीं करती थी, लूप होल ढूंढती थी, और कंपनी क्या करती थी, जो डिविडेंड के लिए पैसा देना था उस पैसे के नाम, पैसे को एसेट बोल के दे देती थी, या फिर कोई एसेट शेयर होल्डर को दे देती थी। तो बेसिकली कंपनी की इंटेंशन तो डिविडेंड बांटने की थी, बट कंपनी डीडीटी से बचने के लिए ये हरकत कर रही थी। गवर्नमेंट को ये बात पसंद नहीं आई। गवर्नमेंट ने बोल दिया, देखो जी कंपनी, हम आपके ऊपर अभी भी डीडीटी लगाएंगे, क्योंकि हम इस एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या मानेंगे, डिविडेंड। ठीक है जी मैम, लेकिन अगर कोई कंपनी एक्चुअल में ही अपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो तो देखो, लॉ मेकर ने क्लियर कट लिखा, कंपनी आपके पास जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, जितने आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, चाहे वो एक्यूमुलेटेड आपके प्रॉफिट्स कैपिटलाइज्ड हुए हों चाहे कैपिटलाइज्ड नहीं हो, आप सब बात जानते हो कि हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड बांटते हैं। यस मैम, तो क्लियर कट गवर्नमेंट ने बोला, अगर आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितनी एसेट बांटते हो उतनी तक की वैल्यू की एसेट को हम क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड। लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज़्यादा एसेट बांट रहे हो, दैट मीन्स हम मान लेंगे कि वो ज़्यादा एसेट जो आप बांट रहे हो वो एक्चुअल में आप एसेट ही बांट रहे हो, वो डिविडेंड नहीं है। क्योंकि डिविडेंड ऑब्वियसली कंपनी उतना ही बांट सकती है जितने उसके पास प्रॉफिट्स होंगे, उससे ज़्यादा तो बांटेगी नहीं। तो बात समझ आई इस वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कंपनी उतना ही डिविडेंड, कंपनी के हैंड्स में उतनी ही एसेट्स के बटने को डिविडेंड माना जाएगा जितने की कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। सपोज कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 5 लाख रुपए के, कितने के, 5 लाख के। कंपनी जो एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है वो कितनी एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, 6 लाख रुपए का। बताइए कंपनी के हैंड्स में कितना डीम डिविडेंड माना जाए, मैम 5 लाख रुपए का डीम डिविडेंड माना जाएगा, 1 लाख रुपए का एसेट का ट्रांसफर ही माना जाएगा। चलिए जी पढ़ते हैं अब इसको। इन अदर वर्ड्स द कंपनी शुड परचेज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कंपनी के पास प्रॉफिट्स तो है, सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैश और इन काइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन इन काइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स शैल बी डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अब मान लो ये वाला केस देखो, कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो थे, ठीक थे कि नहीं, जी मैम बिल्कुल थे। कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड बांट दिया, कंपनी ने डिविडेंड नहीं बांटा, कंपनी ने एसेट बांट दी, क्या बांट दी, एसेट बांट दी। अब क्या किया जाएगा, ये जो एसेट बांटी गई है, इस एसेट की जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसको डीम डिविडेंड कंसीडर किया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। Taxability dividend 222A received from domestic company is exempt in the hands of shareholder under section 1034। अभी आगे पढ़ो। However, section 115 BBDA would be applicable in all cases, all resident SSA except companies, certain fund, trust, institutions। और पढ़ो थोड़ा सा। Domestic company are liable to pay CDT, DDT, additional income tax under section 115 on such dividend। सुनो अब मेरी बात, मैम ये चीज़ तो हमको बिल्कुल नहीं समझ आई, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चीज़ आपको आती है, आपको मुझ पर ट्रस्ट है। जी मैम पक्का है। चलो तो सुनो मेरी बात, आपको ये पूरी चीज़ आती है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे डिविडेंड के नाम को रिप्लेस कर दिया डीम डिविडेंड से, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। आप देखो कंपनी क्या कर रही है, डीम डिविडेंड बांट रही है शेयर होल्डर में। अगर ये डीम डिविडेंड 10 लाख रुपए तक का है, 10 लाख रुपए तक मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट निकल के आती है एंड कैश का अमाउंट जोड़ देंगे, अगर 10 लाख रुपए तक का है तो शेयर होल्डर्स के हैंड में 1034 लग जाएगा और ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यस, लेकिन अगर ये डिविडेंड 10 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा, फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा। किसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा, शेयर होल्डर्स के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। 115 BBDA लग जाएगा जिसमें शेयर होल्डर्स को 10% का टैक्स भरना पड़ जाएगा। यही तो चीज पहले सीखी दीजिए। लेकिन क्या सभी शेयर होल्डर्स, नो, वहां पर भी कंपनी नहीं आता था, ट्रस्ट नहीं आता था, इंस्टीट्यूशंस नहीं आते थे, यहाँ पर भी नहीं आएंगे। अदर देन दीज यानी कि इंडिविजुअल, HUA, फर्म, उन सबको 10% का टैक्स भरना पड़ता है।
और मैम जब एक कंपनी डिविडेंड डीम डिविडेंड बांट रही है तो कंपनी के हैंड्स में क्या होगा 115 ओ लगेगा। अगर कंपनी डीम डिविडेंड बांट रही है तो 115 ओ के अकॉर्डिंग कंपनी को क्या भरना पड़ेगा, डीडीटी भरना पड़ेगा। आप सब जानते हो कितना होता है, 15% होता है जी मैम, प्लस 12% प्लस 4%। इन अदर वर्ड्स आ जाइए, नहीं सॉरी इन अदर वर्ड्स नहीं, ये इन अदर वर्ड्स नहीं, हाँ ये इसकी टैक्सेबिलिटी हमने सीख ली। कंपनी के हैंड्स में क्या होगा सीख लिया, शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या होगा सीख लिया। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं 222B पर। 222B डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू द शेयर होल्डर्स। यहाँ पे अब कंपनी क्या कर रही है, अब कंपनी एसेट नहीं बांट रही है क्योंकि एसेट को तो गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, तो कंपनी ने कोई दूसरा रास्ता निकाला। कंपनी ने कहा अच्छा ये एसेट बांटने पे तो उसको डीम डिविडेंड मान रहे हैं, चलो हम क्या बांटेंगे, हम डिविडेंड नहीं बांटे, हम सॉरी डिबेंचर बांटेंगे, हम डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स बांटेंगे। गवर्नमेंट ने बोला हम उनको भी डीम डिविडेंड मानेंगे, कंपनी हम उनको भी डीम डिविडेंड मानेंगे। तो देखो जी देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू द शेयर होल्डर वेदर इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब क्या हो रहा है कि कंपनी डिवेंचर्स या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट बांट रही है, किसको बांट रही है, अपने शेयर होल्डर्स को। वो शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, वो शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। वेदर इक्विटी एंड प्रेफरेंस क्लियर कट यहाँ पर लिखा है। एंड ऑल्सो बोनस शेयर बांट रही है टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब देखो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिवेंचर बांट रही है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट बांट रही है, या फिर बोनस शेयर बांट रही है, किसको, ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। लेकिन ये दोनों चीजें दोनों को बांटी गई थी। बोनस शेयर्स किसको बांटे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स को बांटे जा रहे हैं। इस केस में क्या होगा, सेम केस है, इनको अदर सिंपल वर्ड्स में समझाया गया है। मैं भी यहाँ से एक बार आपको क्लियर कट कर देती हूँ। जब भी कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है अपने शेयर होल्डर्स में बाय डिबेंचर सर्टिफिकेट्स, चाहे उन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देती हो चाहे ना देती हो, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब जितने के पास कंपनी के पास, जितना भी कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अवेलेबल है, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, उतने हिस्से तक के प्रॉफिट को, उतने हिस्से तक के प्रॉफिट को क्या मान लिया जाएगा, डीम डिविडेंड। सेम है ये तो बिल्कुल जी मैम। सिमिलरली इन्होंने लिखा है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर बांटती है, तो उस केस में क्या होगा, जितना भी कंपनी के पास प्रॉफिट है, चाहे वो प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड किया गया हो चाहे ना किया गया हो, उतने हिस्से तक का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जितने हिस्से तक का प्रॉफिट है उतने हिस्से तक का उतने हिस्से तक का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसको डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। रेस्ट ऑफ द जो भी अमाउंट बचेगा उसको डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सेम केस चल रहा है ना कि कंपनी के पास 5 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लेकिन कंपनी 6 लाख रुपए का इनको डिवेंचर बांट रही है, तो इस केस में 5 लाख रुपए तक को डीम डिविडेंड माना जाएगा। अब मैम टैक्सेबिलिटी बिल्कुल सेम है जैसे नॉर्मल होती थी, जैसे 222A की होती थी। कैसे होती थी कि जब भी कंपनी शेयर होल्डर को कुछ बांटती थी तो कंपनी को डीडीटी भरना पड़ता था 115O में, जी मैम, 15 + 12 + 4 वही रहेगा। फिर जब कंपनी शेयर होल्डर्स में बांटती थी, अगर वो 10 लाख रुपए तक का अमाउंट है तो 1034 में एग्जाम्प्ट हो जाता था, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उतने पर शेयर होल्डर को 115 BBDA में टैक्स भरना पड़ जाता था एट द रेट 10%। लेकिन कौन से वाले शेयर होल्डर्स को, अदर देन कंपनी, अदर देन ट्रस्ट, अदर देन इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सेम सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये जो मैंने अभी जस्ट बोला वो लिखा है, ये कंपनी के हैंड्स की टैक्सेबिलिटी लिखी है, ये शेयर होल्डर्स के हैंड्स की टैक्सेबिलिटी लिखी है। अब आ जाइए, अब बात करते हैं 222C की। किसकी, 222C। 222C डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट टू शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी लिक्विडेट हो रही है, लिक्विडेशन के टाइम पर कंपनी क्या कर रही है, एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। केस नंबर 1 पढ़ा था, सॉरी 222A पढ़ा था,
वहाँ पर लिक्विडेशन की बात नहीं थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था। तो कंपनी ने बाद में एक और लूपहोल निकाला, कंपनी ने कहा अब हम लिक्विडेशन के टाइम पर लिक्विडेशन दिखाएंगे ऊपर ऊपर से, और लिक्विडेशन के टाइम पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। गवर्नमेंट ने उस चीज़ को भी पकड़ लिया। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप कंपनी का लिक्विडेशन करते हो, देखो क्या जा रहा है, एक कंपनी है बहुत अच्छी खासी चल रही है, सबसे पहले इस कंपनी को क्या करो, दो पार्ट्स में डिमर्ज्ड कर दो। एक कंपनी बिल्कुल फेक, बिल्कुल डमी कंपनी बना दो जिसमें कुछ है ही नहीं, जो एक्चुअल में जिसका कोई बिजनेस नहीं है, और एक कंपनी को रियल कंपनी बना लो जिसमें यहाँ से सब कुछ उठ के आ जाएगा। लेकिन जितनी एसेट्स आपको ट्रांसफर करनी है उतनी एसेट्स इस फेक कंपनी में डाल दो और इस फेक कंपनी का लिक्विडेशन कर दो, इस डमी कंपनी का लिक्विडेशन कर दो। क्या आप सक्षम हुए कि नहीं हुए डीडीटी बचाने में? जी मैम, हो गए। तो लॉ मेकर ने इस चीज़ को भी पकड़ लिया और इस चीज़ को पकड़ते हुए भी लॉ बना दिया और बोला कि जब आप अपनी कंपनी का लिक्विडेशन कर रहे हो और उस टाइम पर अपने शेयर होल्डर में एसेट बांट रहे हो, तो जितना आपके पास प्रॉफिट है, चाहे वो प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड किया गया हो चाहे नहीं, उतने प्रॉफिट तक की वैल्यू को क्या मानेंगे? डीम्ड डिविडेंड। Applicability of section number 222C. Dividend includes any distribution of asset by company in the event of its liquidation to the extent the company possesses accumulated profit, whether capitalized or not. Next पढ़ो। This distribution of asset includes कैश एंड काइंड्स बोथ। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसमें कैश डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है और काइंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। चाहे आप कैश में एसेट बांट दो, चाहे आप काइंड्स में एसेट बांट दो। इन केस ऑफ एसेट के केस में आप सबको पता है फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते हैं एंड द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंप्यूटिंग द डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C. The total amount received in the liquidation would be reduced by the amount of deemed dividend under section 222C, and the balance would be treated as the full value of consideration for the purpose of capital gain. मैम ये बात नहीं समझ आई, ये बात समझते हैं अब डिटेल में, ये एक नई बात है। तो सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनो कि ये हो क्या रहा है मैम, ये बोला क्या जा रहा है, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ बताइए। बिल्कुल सिंपल बात है जी, बिल्कुल सिंपल बात है। सुनो, ये सब आपको पता है कि कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। लिक्विडेशन के टाइम पर ये कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। लिक्विडेशन के टाइम पर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या बांट रही है? असेट बांट रही है। हो सकता है ये असेट कैश में हो सकता है ये असेट काइंड में हो, बांटी तो जा रही है। जी हाँ, तो आप सबको याद होगा जब मैंने कैपिटल गेन पढ़ाया था उसमें एक चीज़ कराई थी लिक्विडेशन से रिलेटेड, याद आ रही है कि नहीं? मैम नहीं याद आ रही, चलो याद मैं करा देती हूँ आप सबको। मैंने बोला था मान लो ये कंपनी है, इस कंपनी का क्या हो रहा है? लिक्विडेशन हो रहा है। लिक्विडेशन के टाइम पर क्या होता है कि कंपनी की जो भी असेट होती हैं वो शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। असेट जो होती हैं वो शेयर होल्डर में बांटी जाती हैं। क्या बांटा जाता है? असेट्स कंपनी की शेयर होल्डर में बांटी जा रही है। मैम क्यों बांटी जा रही हैं? तो देखो, इसको देखने के हमने एक लॉजिक सीखा था, इस ट्रांजैक्शन को समझने का मैंने आपको एक लॉजिक दिया था, मैंने आपको समझाया था कि ये जो शेयर होल्डर हैं इन्होंने कंपनी में मान लो 10% की शेयर होल्डिंग ले रखी है। टोटल शेयर्स में से इन्होंने 10% शेयर्स ले रखे हैं। ठीक है जी मैम, 10,000 शेयर्स हैं इस कंपनी के टोटल और इस शेयर होल्डर ने 10% होल्डिंग इनमें ले रखी है। ठीक है, यानी कि कितने परसेंट शेयर्स ले रखे होंगे मैम? 1000 शेयर्स इन्होंने होल्ड कर रखे हैं। ठीक है, सुनो अब क्या हो रहा है, जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो कंपनी शेयर होल्डर को एसेट क्यों बांट रही है? क्योंकि शेयर होल्डर ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। शेयर होल्डर्स ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इस ट्रांजैक्शन को कैसे पढ़ना सिखाया था कि ऐसे सोचो कि शेयर होल्डर अपनी इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, बदले में ये एसेट ले रहे हैं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाता था? बताइए। अपनी इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, बदले में एसेट ले रहे हैं, तो एसेट की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होती थी उसको हम फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानते थे, माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो हम माइनस कर देते थे जितनी भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रखी है। यस, तो इसका मतलब शेयर होल्डर के हैंड्स में हम कैपिटल गेन निकालते थे, पर कंपनी ये जो एसेट्स दे रही है इसका जो भी ट्रांसफर होता था कंपनी के हैंड्स में पूरा का पूरा क्या हो जाता था?
एग्जाम्प्ट होता था। हमने यही ट्रीटमेंट सीखा था लिक्विडेशन का कैपिटल गेन में। जी मैम, नहीं समझ आया तो लास्ट क्लास खोल के देख लेना कैपिटल गेन की, वहां आपको ये चीज दिख जाएगी। एक सेकेंड रुक जाइए, क्या हो गया, चलिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है। अब ट्रांजैक्शन को दो मोड़ दिए जा रहे हैं, समझो पहले। ये कंपनी है, ये कंपनी लिक्विडेशन में आ गई। अब कंपनी जब लिक्विडेशन में आ रही है तो अपने शेयर होल्डर्स को क्या बांट रही है, एसेट्स बांट रही है। क्या बांट रही है, एसेट। मैम आपने अभी अभी जस्ट सिखाया कि जब कंपनी शेयर होल्डर को एसेट बांटती है तो शेयर होल्डर्स के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज होता है और लिक्विडेशन की वजह से कंपनी के हैंड्स में कोई भी टैक्सेबल लायबिलिटी अराइज नहीं होती। यस और नो, यस। लेकिन अब मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो कंपनी एसेट बांट रही है, कंपनी एसेट बांट रही है, गवर्नमेंट बोलती है कि 222C में जितना इस कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, चाहे वो कैपिटलाइज्ड हुआ हो चाहे वो कैपिटलाइज्ड नहीं हुआ हो, जितना भी कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतने तक की एसेट को क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड माना जाएगा, और रेस्ट ऑफ द एसेट्स को डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। मतलब कि जितने हिस्से को डीम डिविडेंड मान लिया गया है उसमें 222 वाला काम होगा, जितने हिस्से को आपने डीम डिविडेंड नहीं माना है उतने हिस्से में कैपिटल गेन अराइज होगा। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम समझ आई। अब एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो ये है कंपनी, ये कंपनी की जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो कितने हैं, 2 लाख। कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी शेयर होल्डर्स में 10 लाख की एसेट बांट रही है। ओ माय गॉड, 10 लाख की एसेट बांट रही है। इस कंपनी की इसमें शेयर होल्डिंग थी, सॉरी शेयर होल्डर की इस कंपनी में शेयर होल्डिंग थी। अब क्या हो रहा है, मान लो 100% शेयर होल्डिंग थी, ठीक है मैम। अब क्या होगा, इस 10 लाख की एसेट में 2 लाख रुपए तक का तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, यानी कि 2 लाख रुपए क्या मान लिया जाएगा मैम, डीम डिविडेंड, और 8 लाख रुपए क्या मान लिया जाएगा मैम, शेयर होल्डर ने अपनी इन्वेस्टमेंट बेची है जिसकी वजह से 8 लाख रुपए की कैपिटल एसेट एज अ कंसिडरेशन रिसीव की है। तो अब क्या होगा, ये जो 8 लाख की वैल्यू है इस पे तो कैपिटल गेन निकलेगा। जी मैम बिल्कुल, कैसे निकलेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल प्राइस क्या हो जाएगा, 8 लाख रुपए माइनस करेंगे शेयर होल्डिंग, जितने रुपए की भी इन्वेस्टमेंट होगी, मान लो 1000 रुपए के 1000 शेयर्स ले रखे थे 10 रुपए के, तो 10,000 रुपए की शेयर होल्डिंग हुई। जी मैम, ये माइनस करेंगे कैपिटल गेन निकल आएगा। लॉन्ग टर्म होगा, इंडेक्सेशन वगैरह की बातें हो जाएंगी। अब बात आती है मैम ये 2 लाख रुपए का क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट आपको बहुत अच्छे से आता है। देखो कंपनी के हैंड्स में डीडीटी लगेगा कि नहीं लगेगा, जी बिल्कुल लगेगा। 115 एप्लीकेबल होगा, कंपनी डीडीटी भरेगी, वही 15%, 12% एंड 4% सबको मिला के। ठीक है मैम। अब ये वैल्यू अगर 10 लाख तक की है, अगर ये डीम डिविडेंड 10 लाख तक का है, तब तो इस शेयर होल्डर के हैंड्स में 1034 में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यस और नो? जी मैम 1034 में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट अगर ये डीम डिविडेंड 10 लाख से ज़्यादा है तो जितना भी ज़्यादा होगा उतना टैक्सेबल हो जाएगा 115 BBDA के अंडर में। बात समझ आई कि नहीं? यस मैम। तो यहाँ पर तो 2 लाख है, 10 लाख से कम है तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, BBDA में कुछ भी टैक्सेबल नहीं हो पाएगा। वापस से आ जाइए 222C पर। 222C पर आ जाइए और अब पढ़िए फिर से। जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है असेट्स का, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड्स में हो, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उतनी तक का फेयर मार्केट वैल्यू एंड द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी टेकन फॉर कंप्यूटिंग द डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। और जो भी आपका अमाउंट है, जो भी आप टोटल अमाउंट बांट रहे हो, उसमें से जितना आपने 222 का डीम डिविडेंड मान लिया उतनी वैल्यू घटा देना। जो भी रेस्ट ऑफ अमाउंट होगा उस रेस्ट ऑफ अमाउंट को क्या मानेंगे, कैपिटल गेन के लिए मान लेंगे। चलो एग्जाम्पल है बढ़िया सा, इसको करते हैं साथ में। ABC लिमिटेड हैज अंडर लिक्विडेशन। ओ माय गॉड, ABC लिमिटेड लिक्विडेशन में जा रही है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है। कंपनी ने अपनी सारी लाइबिलिटीज टैक्सेस भर दिए हैं, अब कंपनी की एसेट्स बच गई हैं। अब जब एसेट बच जाती हैं तो शेयर होल्डर का नंबर आता है। ABC लिमिटेड हैज कैश कितने का, 50 लाख का, तो इनके पास कैश बच गया और 10 एकड़ का लैंड बच गया जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख पर एकड़ है। ओके
द टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन 30 लाख रुपए लिक्विडेशन में प्रॉफिट भी है। यानी कि देखो ये कंपनी बांट क्या रही है, बांटेगी मैम 50 लाख की एसेट है और क्या है 10 एकड़ का लैंड है और 10 लाख पर एकड़ का लैंड है। 10 इंटू 10 लाख कर दोगे तो टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी लैंड की, कितनी आ जाएगी बताइए 10 एकड़ और पर एकड़ 10 लाख, 100 लाख की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? जी मैम बिल्कुल 100 लाख की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने हैं मैम? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कंपनी के पास 30 लाख के। कितने प्रॉफिट है? 30 लाख के। अब देखो इतनी ट्रांजेक्शन में आपको क्या समझ आया कि 30 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो 30 लाख तक का तो अमाउंट डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, रेस्ट ऑफ अमाउंट क्या माना जाएगा? कैपिटल गेन के लिए ट्रांसफर मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है सुनो, ये चीज बहुत ध्यान रखना। मिस्टर अजय होल्ड 10% ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ एबीसी लिमिटेड। अजय की शेयर होल्डिंग कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 10% है। मिस्टर अजय को 5 लाख रुपए कैश में मिल गया, 1 एकड़ का लैंड मिल गया जिसकी वर्थ है 10 लाख रुपए इन द शेयर्स एज अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ये क्या हो गया? एक सेकेंड रुक जाइए, क्या हो गया? कोई नहीं जी, थोड़ा सा इश्यू आ गया था, अभी चीज़ें ठीक हो गई हैं। पता नहीं बीच बीच में क्या इश्यूज आ जाते हैं। चलिए, तो अब देखो इसमें क्या हुआ, मिस्टर ए ने जो होल्ड किया था वो कितना होल्ड किया? 10%। मिस्टर ए की होल्डिंग सिर्फ 10% है तो 10% की कैलकुलेशन करेंगे। जी मैम, हमने जो एग्जांपल लिया था वहाँ मैंने क्लियर कट बोला था, वहाँ पे 100% होल्डिंग थी तो हम 100% ट्रांजेक्शन कैलकुलेट कर रहे थे। अब देखो ये टोटल प्रॉफिट कितना है मैम? टोटल प्रॉफिट है 30 लाख रुपए। क्या ये टोटल 30 लाख पर मिस्टर अजय का हक बनता है? नो। मिस्टर अजय का कितना हक बनता है मैम? 30 लाख का 10%, यानी कि मिस्टर अजय के हैंड्स में, मिस्टर अजय के लिए कंपनी के पास क्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने का अवेलेबल है? 3 लाख रुपए का। अगर कंपनी मिस्टर अजय को डिविडेंड बांटना भी चाहे तो मैक्सिमम डिविडेंड कितना देगी मैम? 3 लाख रुपए का। वेरी गुड। सुनो अब, लेकिन कंपनी ने अजय को क्या दिया? कंपनी ने मैम अजय को 5 लाख रुपए कैश में दिया प्लस 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 मैम 10 लाख रुपए का कंपनी ने अजय को क्या दे दिया? असेट दे दिया, लैंड दे दिया। मैंने कहा ठीक है, 1 एकड़ लैंड दे दिया। ठीक है, तो टोटल अजय के पास कितना गया मैम? 15 लाख रुपए कंपनी अजय को दे रही है एज अ असेट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। क्या ये पूरा कैपिटल गेन के लिए अजय के हैंड्स में 15 लाख कंसीडर किया जाए? नो मैम, अभी मत कीजिए, रुक जाइए, पहले हमारी बात सुनिए, हमें आता है अब ये। इसमें से 3 लाख रुपए तो डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा और रेस्ट 12 लाख रुपए को अजय के हैंड्स में कैपिटल गेन हैंड में इनकम बना के टैक्सेबल किया जाएगा। जो भी अजय ने 10% की इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रखी है उतने का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करके। मैंने कहा ठीक है। अब ये जो 3 लाख रुपए हैं जिसको डीम्ड डिविडेंड माना गया, इस पर क्या होगा? कंपनी 115O में क्या भरेगी? डीडीटी भरेगी एट रेट 15%, 12%, 4% से। यस। फिर बताइए क्या शेयर होल्डर को 1034 में ये एग्जाम्प्ट होगा? जी बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि मैम ये वैल्यू सिर्फ 3 लाख है। अगर 10 लाख तक है तब भी एग्जाम्प्ट है, 10 से ज्यादा होता तो जितना ज्यादा होता उसको 115 BBDA में 10% से टैक्स देना पड़ता, अगर ये शेयर होल्डर अदर देन कंपनी और इंस्टीट्यूशंस होते तो। चलिए, ये सारी चीजें आपने मुझे बता दी है। टैक्सेबिलिटी मैंने आपको सिखा दी, सेम चल रही है। टैक्सेबिलिटी में तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा, बिल्कुल सेम चल रहा है। अब आता है हमारा क्लॉज नंबर 222D। क्लॉज नंबर 222D, सुनिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सपोज कोई एक शेयर होल्डर है, यहीं पे लिख के दिखाती हूँ। एक कोई शेयर होल्डर है, ठीक है जी। जी मैम, इन शेयर होल्डर ने इस कंपनी में शेयर ले रखा था। शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए की, एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए, एक शेयर की वैल्यू थी। अब शेयर में क्या हुआ? रिडक्शन किया, यानी कि एक शेयर की जो वैल्यू 10 रुपए थी कंपनी ने उसको 2 रुपए बना दिया। कंपनी ने 8 रुपए से शेयर्स की वैल्यू रिड्यूस कर दी, शेयर कैपिटल में रिडक्शन कर दिया। कंपनी ने शेयर होल्डर को बोला देखो जी शेयर होल्डर आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन बदले में आपको क्या बांट रहे हैं? असेट बांट रहे हैं या फिर कुछ भी बांट रहे हैं। तो उस केस में भी डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट अराइज होगा। सुनो कैसे।
डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, कब किया जा रहा है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के टाइम। एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाय अ कंपनी ऑन रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल to the extent the company possesses accumulated profit whether capitalized or not. For this purpose, profit of the company up to date of resolution permitting the reduction of share capital shall forming part of accumulated profit. इसमें बोल रहे हैं कि जब भी कंपनी के द्वारा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, शेयर होल्डर को किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि शेयर होल्डर की कैपिटल रिड्यूस की गई और जितनी रिड्यूस की गई उसके बदले में क्या बांटा जा रहा है मैम? असेट बांटा जा रहा है। तो जब असेट बांटा जा रहा है तो लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला कि कंपनी के पास जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, किस दिन तक के? जिस दिन रिजोल्यूशन पास हुआ कि हाँ शेयर कैपिटल में रिडक्शन करना है, इस दिन तक जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उस दिन तक के प्रॉफिट तक का अमाउंट क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड डिविडेंड। टैक्सेबिलिटी बिल्कुल सेम है कि शेयर होल्डर्स के हैंड्स में अप टू 10 लाख एग्जाम्प्ट, उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल, और कंपनी के हैंड्स में 115 वो लगेगा। अब आता है हमारा लास्ट, बार बार क्या इश्यू आ रहा है, देखिए जल्दी इसको। 222E क्या है? लोन्स एंड एडवांसेस बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सुनिए कि ये है क्या, पहले समझते हैं, आ जाइए। सपोज कोई कंपनी है, ये है कोई कंपनी, ओके जी मैम। क्या होता है कि जब कंपनी, अब तो आप भी आंसर दे दोगे, जब डिविडेंड बांटती है अपने शेयर होल्डर्स में तो कंपनी को क्या भरना पड़ता है? डीडीटी। तो कंपनी इन चीजों से बचने के लिए, डीडीटी से बचने के लिए बहुत सारे रास्ते ढूंढती है। तो कंपनी ने काम सोचा क्यों ना एक काम करें, डिविडेंड की जगह शेयर होल्डर को पैसा ही तो देना है, लोन के नाम से दे देते हैं। ओ माय गॉड, ये तो मैम कितना बड़ा लूपहोल निकाल लिया। ऐसा लूपहोल क्यों निकाला? देखो, डिविडेंड नहीं देंगे, एक तो डीडीटी से बचेंगे, दूसरा एज अ लोन दे रहे हैं। जब हम एज अ लोन पैसा दे रहे हैं, आप सब जानते हो लोन पैसा दे रहे हैं, एज अ लोन दे देंगे तो ये कितना बड़ा फायदा हो गया इनको कितना बड़ा फायदा एक तरह से दिखाने को मिल गया कि ये पूरे के पूरे डीडीटी से क्या हुए? बच गए, डीडीटी से बच गए। अब इनको डीडीटी भरने की कोई भी जरूरत नहीं है, इनको सरचार्ज तक भरने की जरूरत नहीं है, इनको एजुकेशन सेस जो लगता था 4% का वो तक भरने की जरूरत नहीं है। इस वजह से इन्होंने ये लूपहोल ढूंढा। अब देखो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने इस वाले लूपहोल को भी पकड़ लिया। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो उस केस में भी कंपनी जितने भी आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अब बात आती है कौन से वाले? जो कि कैपिटलाइज्ड नहीं हुए। याद रखना यहाँ पर है नॉट कैपिटलाइज्ड। अब तक क्या करते थे? कैपिटलाइज्ड और नॉट दोनों को लेते थे, बट अब कौन से वाले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात हो रही है? जिनको अभी तक कैपिटलाइज्ड नहीं किया गया। तो ऐसे प्रॉफिट जो कि अभी तक कैपिटलाइज्ड नहीं किए गए, उतने तक की वैल्यू को क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड माना जाएगा। उतने तक की वैल्यू को डीम डिविडेंड माना जाएगा। मैम लेकिन लोन तो बहुत कंपनीज देती हैं और वो कंपनीज लोन दे रही हैं तो ये तो उनके ऊपर डीम डिविडेंड बना दिया जाएगा, ये तो उनके साथ बहुत ही ज्यादा हार्श ट्रीटमेंट हो जाएगा मैम। जी बिल्कुल। तो ये जो प्रोविजन है ये सभी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है? प्राइवेट कंपनीज के लिए। I mean, अगर मैं क्लियर वर्ड्स में बोलूं, ऐसी कंपनी जिनको क्लोजली हेल्ड कंपनी बोला जाता है। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब कि जिनमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता, पब्लिक ने 1 रुपए का भी शेयर नहीं खरीदा होता है, पब्लिक का इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। क्लोजली हेल्ड कंपनी है प्राइवेट कंपनी, इन सिंपल वर्ड्स। तो प्राइवेट कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को लोन बांट रही है तो जितने तक का कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतने तक का लोन क्या मान लिया जाएगा? डीम डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है जी। अब मैम बात आती है ट्रीटमेंट की कि अब ट्रीटमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर 2 चीजें आपको डिफरेंट पढ़ने को मिली। एक तो ये पढ़ने को मिली कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थोड़ा डिफरेंट रहेगा। अब दूसरी चीज थोड़ा सा टैक्स ट्रीटमेंट भी डिफरेंट रहेगा। सुनो कैसे। जब कंपनी डिविडेंड बांटती है तो आप सबको पता है कि कंपनी को
टैक्स भरना पड़ता है 15% प्लस 12% प्लस 4% से DDT भरना पड़ता है। लेकिन जब 222E वाला, अगर 222E वाला डिविडेंड बांट रही है, 222E में वो डीम डिविडेंड बन गया है, तो उस केस में ये जो टैक्स है ये 15 नहीं है, ये कितना है 30%। ओ माय गॉड, 30% नॉर्मल टैक्स, 12% सरचार्ज, 4% एजुकेशन सेस। तो इतना सारा टैक्स कौन भरेगी? कंपनी। लेकिन शेयर होल्डर्स के हैंड्स में अब पूरा का पूरा अमाउंट क्या होगा? एग्जैम्प्ट। यहाँ पे 10 लाख रुपए वाली कोई लिमिट नहीं है। जब कंपनी ऑलरेडी इतना सारा टैक्स दे रही है तो यहाँ पर शेयर होल्डर से कुछ भी टैक्स नहीं लेंगे। पहले क्यों लेते थे? अब ध्यान से सोचो, पहले कंपनी से कितना लेते थे मैम? 15%। 10 किससे लेते थे मैम? शेयर होल्डर से। तो एक बात को बराबरी हो जाती थी। लेकिन 222E वाले में पूरा का पूरा किससे वसूला जा रहा है? कंपनी से। इसलिए 222E वाला डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हैंड्स में एग्जैम्प्ट होता है। आ जाइए, अब इसमें काफी सारी चीजें सीखने को अभी हमें मिलेंगी। अभी तो मैंने मोटा मोटा फ्रेम आपके माइंड में बनाया है, बट अब डिटेल एनालिसिस करते हैं। एप्लीकेबिलिटी 222E की एप्लीकेबिलिटी कब होगी? दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनीज। कौन सी कंपनी? क्लोजली हेल्ड कंपनी। दैट मीन्स इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। पब्लिक इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। दिस सेक्शन इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू दोज क्लोजली हेल्ड कंपनी who are engaged in the business of lending or borrowing। ऐसी क्लोजली हेल्ड कंपनी जिनका काम ही है पैसे को लोन पे देना, बोरोइंग देना, तो वो लोन बोरोइंग नहीं देंगे तो कौन लोन पर पैसा देगा? तो उस केस में अगर कोई ऐसी क्लोजली हेल्ड कंपनी है जिसका काम ही है लैंडिंग और बोरोइंग का, तो उस पर ये 222E वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। Other than this closely held company, this provision is applicable to the closely held company who giving the loan to the shareholder। लेकिन वो कौन सी वाली क्लोजली हेल्ड कंपनी नहीं होनी चाहिए? ऐसी क्लोजली हेल्ड कंपनी नहीं होनी चाहिए जो कि बिजनेस कर रही हो बोरोइंग का। लोन एंड एडवांसेस गिवन अंडर फॉलोइंग 3 केसेस वुड बी डीम्ड एज डिविडेंड only to the extent company possess accumulated profit excluding capitalized। जो कंपनी ने प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड कर दिया उसे भूल जाओ। अदर देन कैपिटलाइज जो बचा है उतने तक की वैल्यू को आपको कंसीडर करना है। बात समझ आई कि नहीं आई? बताइए, चलिए मैसेज कीजिए। जी मैम, बात तो हमको समझ आ रही है। सुनो, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया, एक चीज और सुनो फिर आगे बढ़ते हैं। लोन एंड एडवांसेस गिवन अंडर फॉलोइंग 3 केसेस। यहाँ पर हम 3 केस पढ़ेंगे। उन 3 केसेस में दिए गए लोन एंड एडवांसेस को यहाँ पर फॉल कराया जाएगा और डीम डिविडेंड बनाया जाएगा। डीम डिविडेंड कितना बनेगा ये तो आपको पता है कि प्रॉफिट जितने होंगे उतना बनेगा, जितने प्रॉफिट नॉट कैपिटलाइज्ड है उतना डीम डिविडेंड बनेगा। मैम हमें एक तो ये चीज पता है कि क्लोजली हेल्ड कंपनी के द्वारा अगर बांटा गया है तो डीम डिविडेंड की बात होगी। लेकिन किसको बांटा गया है भाई जी, बहनों जी, किसको बांटा गया है? बताइए मेरे को, किसको बांटा गया है? बताइए, चलिए मैसेज कीजिए मेरे सभी छोटे भाई और सभी छोटे बहनें, मेरे सभी फ्रेंड्स। चलिए जी मैसेज कीजिए। मैम शेयर होल्डर्स को बांटा गया है एज यूजुअल। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपको अभी और पढ़ने को मिलेगा। वही मैंने नाम दिया 3 केस। 3 तरह के पर्सन दिखा दूंगी। अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी 3 तरह के पर्सन को कोई भी लोन देती है तो जितना कंपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को पजेस करके रखती है जो कि कैपिटलाइज्ड नहीं किया, उतने तक की वैल्यू को डीम डिविडेंड मान लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 1, पहला केस आता है। देखो इतनी बात तो मैम हम सबको समझ आएगी कि क्लोजली हेल्ड कंपनी डिविडेंड बांट रही है। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी, लोन बांट रही है, एडवांस बांट रही है। किसको बांट रही है? केस नंबर 1, शेयर होल्डर को बांट रही है जो कि बेनिफिशियल ऑनर है शेयर्स का। शेयर होल्डर है या फिर कोई बेनिफिशियल ऑनर ऑफ द शेयर होल्डर है, मतलब कि शेयर होल्डर के नाम पर किसी और ने शेयर्स खरीद रखे हैं तो वो भी शेयर होल्डर ही माना जाएगा।
होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग पावर, और ये जो शेयर होल्डर है इसकी एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर हो, मतलब कि इक्विटी शेयर एटलीस्ट 10% ये होल्ड करता हो। 10% से कम होल्ड कर रखा है तो यहाँ कंसीडर नहीं होगा। 10 से कम को कंपनी भला क्यों लोन देती होगी ना। 10% तक अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने अप टू 10% तक का होल्ड कर रखा है, वोटिंग पावर अप टू 10% तक की होल्ड कर रखी है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन 10% से ज्यादा होल्डिंग है, 10% से ज्यादा होल्डिंग है तो वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। ऐसा शेयर होल्डर जिसकी होल्डिंग 10% से ज्यादा है, वो खुद शेयर होल्डर या फिर उसका बेनिफिशियल ऑनर ऑफ सच शेयर होल्डर, अगर कंपनी उनको लोन दे रही है तो उस केस में जितना भी कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको क्या मान लिया जाएगा बताइए, उसको मैम डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, loan and advances given to the shareholder will be treated as deemed dividend in the hands of shareholder to the extent जितना कंपनी के पास accumulated profit है उतना। ध्यान से पढ़ो एग्जाम्पल, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, इसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 20 लाख रुपए के, कितने 20 लाख के, आउट ऑफ विच 5 लाख का प्रॉफिट इसने कैपिटलाइज्ड कर दिया। हम कितना कंसीडर करेंगे 15 लाख रुपए, क्योंकि जो कैपिटलाइज्ड है उतना हिस्सा बाहर कर देंगे। मिस्टर ए अ शेयर होल्डर 12% की शेयर्स होल्ड करते हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 18 लाख का लोन देती है, 18 लाख का लोन देती है, तो यानी कि इस 18 लाख के लोन में 15 लाख तक का लोन क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड। तो पहले तो आपको पता लगा कि क्लोजली हेल्ड कंपनी ऐसे बेनिफिशियल शेयर होल्डर को लोन दे रही है जिसकी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, नॉट लेस देन 10%, 10% से कम ना हो। ठीक है जी। केस नंबर 2, एनी पेमेंट बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, कोई भी पेमेंट की जा रही है क्लोजली हेल्ड कंपनी के द्वारा की जा रही है, वो तो मैम पता है किसको की जा रही है, किसी एचयूएफ को की जा रही है, किसी फर्म को की जा रही है, किसी कंपनी को की जा रही है, किसी एओपी को की जा रही है, या फिर किसी बीओआई को कंपनी के द्वारा लोन दिया जा रहा है। ऐसी एचयूएफ, ऐसी फर्म, ऐसी कंपनी को दिया जा रहा है जहां पर ये जो शेयर होल्डर है, इन विच सच शेयर होल्डर होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मैम कौन से वाला शेयर होल्डर, ये बात बिल्कुल नहीं समझ आई। सुनो, ये कंपनी है, ठीक है जी, कौन सी कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है। इस कंपनी का है ये एक शेयर होल्डर, इसको नाम दे देते हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स इस कंपनी में 12% की होल्डिंग रखते हैं। ठीक है जी। अगर कंपनी डायरेक्ट मिस्टर एक्स को लोन देती तो कौन से वाले पॉइंट में, केस नंबर ए में ही ये क्या बन जाता मैम, डीम डिविडेंड बन जाता, जितने का कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता जो कि कैपिटलाइज नहीं किया गया उतना। लेकिन अब कंपनी शेयर होल्डर को डीम डिविडेंड नहीं दे रही, कंपनी शेयर को लोन नहीं दे रही, कंपनी एक एचयूएफ को लोन दे रही है, या फिर कोई भी नाम लिख लो जो भी अभी हमने पढ़े, मैं एचयूएफ का नाम ले रही हूँ। लेकिन ये जो एचयूएफ है, कंपनी लोन अब एचयूएफ को दे रही है, लेकिन ये जो शेयर होल्डर है जिसकी कंपनी में ओनर शेयर होल्डिंग है, उसका इस एचयूएफ में भी सब्सटेंशियली इंटरेस्ट है। बात समझ आई कि नहीं जी मैम? अब हमको बात समझ आ गई। तो कंपनी एक ऐसी एचयूएफ, ऐसी फर्म, ऐसी कंपनी, ऐसी यूपी बीओआई को लोन दे रही है जिसमें ये वाले शेयर होल्डर का सब्सटेंशियली इंटरेस्ट है। उस केस में भी जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो कि कैपिटलाइज्ड नहीं हुआ है, उतने तक के प्रॉफिट तक के अमाउंट तक का लोन को डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मैम ये तो हमको समझ आ गया कि ये जो शेयर होल्डर हैं जिनकी वहां पर 10% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर्स थी, तो उनका इस वाली एचयूएफ एओपी बीओआई में क्या है मैम, शेयर होल्डिंग है। एंड ये शेयर होल्डिंग मस्ट बी अ मेंबर पार्टनर एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग लोन। जब ये लोन दिया जा रहा है, जब ये लोन दिया जा रहा है, उस दिन देखेंगे क्या ये शेयर होल्डर यहाँ पर इस एचयूएफ में सब्सटेंशियली इंटरेस्ट रखते थे जिस दिन लोन दिया जा रहा है। पहले या बाद में से मतलब नहीं है, जिस दिन लोन दिया जा रहा है उस टाइम से मतलब है।
अब बात आती है एग्जाम्पल की। ये एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल से पहले कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हैं। बट कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है, जितना भी लोन दिया गया है उसको डीम डिविडेंड माना जाएगा। कितना अमाउंट डीम डिविडेंड माना जाएगा? जितना कि कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जिसको कैपिटलाइज नहीं किया गया है। एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ 10% इक्विटी शेयर इन द ABC। ओके, 10% के इक्विटी शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है। कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी में, उस क्लोजली हेल्ड कंपनी ने 8 लाख का लोन दिया है किसी पार्टनरशिप फर्म को, और जिस पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है उसमें मिस्टर ए का सब्सटेंशियली इंटरेस्ट है। ऑन द डेट ऑफ लोन द कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 10 लाख, 6 लाख कैपिटलाइज्ड हो गया, तो 4 लाख रुपए नॉन वाला कैपिटलाइज्ड बचा, यस। तो टोटल लोन 8 लाख का दिया है, जिसमें से 4 लाख तक का डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। केस नंबर 3, अभी तक 2 केस पढ़े, एक तो पढ़ा डायरेक्ट शेयर होल्डर, एक पढ़ा कि शेयर होल्डर का जिस एंटिटी में इंटरेस्ट है ये कंपनी उसी एंटिटी को लोन दे रही है। अब क्या हुआ, लोन एंड एडवांसेस कॉन्सिक्वेंसेस तो सेम ही होंगे कि डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा, जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना। आ जाइए, मेरे को केस नंबर 3 अब आपको पढ़ाना है। केस नंबर 3 रहा, एनी पेमेंट बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, वही की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो पेमेंट कर रही है, लोन दे रही है, किसको दे रही है? एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर, अ शेयर होल्डर हैविंग 10% और मोर वोटिंग राइट। शेयर होल्डर के बिहाफ पर किसी को दे रही है या फिर शेयर होल्डर को ही दे रही है? शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए दे रही है। देखो, पहले बेनिफिशियल ऑनर को दिया जा रहा था, जो शेयर होल्डर का बेनिफिशियल ऑनर है, अब डायरेक्ट शेयर होल्डर को ही दिया जा रहा है। ऐसे शेयर होल्डर को दिया जा रहा है जिसकी 10% तक की वोटिंग है, तो उस केस में भी जितने रुपए तक का कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जिसको कैपिटलाइज नहीं किया गया, उतने रुपए तक के प्रॉफिट को क्या मान लिया जाएगा? डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। ये एग्जाम्पल आप होमवर्क में करना, बिल्कुल सेम है। टैक्स इम्प्लीकेशन ऑलरेडी मैंने कराई थी, स्टिल बताऊंगी कि अब क्या होगा, शेयर होल्डर्स के हैंड्स में पूरा का पूरा अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा 1034 वाला। यहाँ पर 115 BBDA एप्लीकेबल ही नहीं होगा, BBDA एप्लीकेबल ही नहीं होगा। कंपनी के हैंड्स में क्या होगा, 115O में टैक्स लगेगा, लेकिन अब टैक्स 15% नहीं 13% प्लस 12% प्लस 4%, दैट इज 34.944% तक का टैक्स लगेगा। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट नोट, फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड ऑन द डेट ऑन विच लोन एडवांस इज गिवन टू द शेयर होल्डर कंसर्न एनी अदर पर्सन बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट सेक्शन 222E। वो बोल रहे हैं कि जो भी लोन एंड एडवांस दिया गया है कंपनी के द्वारा, क्लोजली हेल्ड कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को दिया गया है, उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। या तो वो पर्सन जिसको दिया गया है वो बेनिफिशियल ऑनर हो शेयर्स का, या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन की जो होल्डिंग है वो 10% या उससे ज़्यादा हो, या फिर वो मेंबर और पार्टनर हो किसी कंसर्न में। Accumulated profit shall include all profit up to the date on which loan is given to the shareholder। ये चीज़ तो आपको पता ही है। Section 222 is also attract even if the company charge market rate। अगर कंपनी ने जो लोन दिया है और कंपनी उस पर इंटरेस्ट ले रही है, तब भी आपके ऊपर 222 अट्रैक्ट होगा। कंपनी आप ये नहीं बोल सकते कि हमने सच में लोन दिया है, देखो देखो हम तो इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी 222 ये एप्लीकेबल होगा। मान लो कंपनी ने लोन दे दिया अपने शेयर होल्डर को, और अगले ही दिन शेयर होल्डर ने वो लोन वापस कर दिया, तो तब भी 222 एप्लीकेबल होगा, चाहे लोन की रिपेमेंट ही क्यों ना कर दी जाए। तो ये बात समझ आई कि नहीं? 222 की सीरीज समझ आई कि नहीं? बहुत सिंपल सी सीरीज है, सब में टैक्स इम्प्लीकेशन सबके हाथ में बिल्कुल सेम है, बस 222 में थोड़ा सा चेंज है कि सारा का सारा टैक्स कंपनी को भरना पड़ रहा है, बढ़े हुई रेट से भरना पड़ रहा है, और शेयर होल्डर के हैंड्स में पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है। बाकी कहीं कोई डिफरेंस नहीं था। जी मैम, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं इस चैप्टर में। बिल्कुल सेम मैम, अब आगे बढ़ जाइए। अब हम करेंगे थोड़ी सी और बातें इस चैप्टर की। अब इजी पार्ट बच गया है, अब तो बहुत छोटा चैप्टर है, अदर सोर्सेज बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अब तो बहुत सिंपल सी चीजें बची हैं। देखो, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेसेस, ये स्पेशल इनकम होती है, एबनॉर्मल होती हैं जी।
तो जो स्पेशल इनकम होती है जहाँ पे एक पर्सन को लॉटरी से इनकम हो रही है, क्रॉसवर्ड पजल से हो रही है, हॉर्स रेस से कोई लॉटरी लगा रखी है, हॉर्स रेस में सट्टाबाजी चल रही है वहाँ से हो रही है, कार्ड गेम अदर गेम से कोई इनकम हो रही है, गैम्बलिंग से इनकम हो रही है, बैटिंग से इनकम हो रही है, किसी भी चीज़ से कोई भी इनकम हो रही है, वो इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगी? अदर सोर्स में। एज पर सेक्शन 58(4) इन केस ऑफ द असेसी हैविंग इनकम फ्रॉम दिस एंड दिस, यहाँ से अगर असेसी को इनकम हो रही है तो उस केस में क्या होगा? नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। हाईलाइट कर लो, सपोज ये जो लॉटरी है, लॉटरी से एक असेसी को 10 लाख रुपए की इनकम हो गई, लेकिन इस लॉटरी को खरीदने के लिए असेसी ने मैम 1 लाख रुपया का खर्चा कर दिया था। तो जितना भी खर्चा किया था इस इनकम को कमाने के लिए, उस खर्चे की कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ये स्पेशल इनकम है, लॉ मेकर बोलते हैं इसमें से हम आपको कोई भी खर्चे की डिडक्शन नहीं देंगे। जितनी इनकम कमाई है पूरी की पूरी इनकम टैक्सेबल की जाएगी। No deduction in respect of any expenditure or allowance in connection with such income shall be allowed while computing such income. Deduction under section 80C to 80U shall also not allowed in respect of such income. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो इनकम 10 लाख रुपए की हो रही है लॉटरी से या फिर इनमें से किसी भी चीज से, तो उस इनकम में से ना तो आप कोई खर्चे की डिडक्शन क्लेम करोगे, ना ही जो 80C to 80U की डिडक्शन होती है जो कि ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट करते हैं, वो भी आप यहाँ से डिडक्ट नहीं कर पाओगे। और तो और यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो भी बड़ा हाई रेट से लगेगा। कितना है? 30% से। नो डाउट द इनकम टैक्स ऑन अबव सोर्स किस रेट से लगेगा? फ्लैट 30% से। इसमें मैं आपको टीडीएस पढ़ाऊंगी तो ये चीज बताऊंगी कि जो टीडीएस का प्रोविजन है वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा अगर ये जो इनकम है 10,000 से ज्यादा है। सिंस द लॉटरी इनकम टैक्स्ड एट अ फ्लैट रेट, द बेसिक एग्जाम्पशन ऑफ इनकम इज नॉट अवेलेबल टू द असेसी। यहाँ पर कोई भी बेसिक स्लैब अवेलेबल नहीं होगा, सीधे 30% से टैक्स लगेगा। सीधे 30% से क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। टीडीएस के प्रोविजन में पढ़ाऊंगी कि जब ये इनकम जो हो रही है अगर ये 10,000 से ज्यादा है तो टीडीएस का प्रोविजन भी एप्लीकेबल होगा। अब बात आती है टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स की। किसकी बात है? अब टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स की। आ जाइए, ये रहा। अब पढ़ेंगे कि गिफ्ट्स मिल रहा है अगर आपको किसी से, तो वो टैक्सेबल होगा कि नहीं। माय गॉड मैम, गिफ्ट भी टैक्सेबल होता है क्या? जी हाँ, अगर आप किसी से गिफ्ट ले रहे हो तो जरा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि गिफ्ट भी टैक्सेबल होता है। मैम खैर हम लेते नहीं है, हम तो देते हैं, तो जिसको दे रहे हो जरा सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि गिफ्ट भी टैक्सेबल होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। गिफ्ट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन ने अगर गिफ्ट को रिसीव किया है तो वो गिफ्ट की जितनी भी इनकम है, वैल्यू है, उसको इनकम मान लिया जाएगा, अदर सोर्स की इनकम मान लिया जाएगा और वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। सपोज आपने कोई गिफ्ट रिसीव किया किसी से, उस गिफ्ट की जो भी वैल्यू होगी वो इनकम आपके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी। मैम क्या सचमुच में सारे गिफ्ट्स टैक्सेबल हो जाएंगे? हमें कोई छोटा मोटा गिफ्ट देगा तो वो भी हमारा टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, एक वैल्यू है, एक लिमिट है, उतनी लिमिट तक का गिफ्ट अगर आप किसी से लेते हो तो आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगा। उससे ज्यादा की लिमिट का गिफ्ट आप किसी से लेते हो तो वो टैक्सेबल होगा। सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया, लिख के बताती हूँ। आ जाइए यहाँ पर, ये देखिए, ये है कोई पर्सन जो कि आपको गिफ्ट दे रहे हैं। अरे वाह, ये है कोई पर्सन जो कि आपको गिफ्ट दे रहे हैं। ये हो आप। मैम थोड़ा सा तो अच्छा बना देते हमको, चलो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। जो कि आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आप किसी से गिफ्ट ले रहे हो, आप तो बड़े खुश हो कि गिफ्ट आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है। चलो, लेकिन आपको ये भी दुख होगा कि टैक्स जा रहा है, टैक्स जा रहा है, टैक्स जा रहा है। तो क्या ये गिफ्ट हमेशा आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगा? एक तो बात डिपेंड करेगी कि वैल्यू पर, कि इस गिफ्ट की वैल्यू क्या है। जनरली बोल रही हूँ, हर केस में मत मान लेना। जनरली 50,000 रुपए तक का गिफ्ट एग्जैम्प्ट होता है। जनरली अप टू 50,000 रुपीज तक का गिफ्ट एग्जैम्प्ट होता है। अगर आप 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट ले रहे हो तो वो गिफ्ट क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है।
चलिए, अब डिपेंड करता है कि ये देने वाला कौन था। देने वाला कौन था? अगर ये देने वाला आपका रिलेटिव है तब तो कोई भी टैक्सेबिलिटी की बात यहाँ अराइज होगी ही नहीं। लेकिन ये देने वाला आपका फ्रेंड है या फिर नॉन रिलेटिव है, तब यहाँ पर टैक्सेबिलिटी की बातें आएंगी। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाहते हो कि अगर रिलेटिव गिफ्ट्स दे रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई भी टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी, चाहे गिफ्ट की जो मर्जी वैल्यू हो। लेकिन अगर नॉन रिलेटिव गिफ्ट्स दे रहे हैं तो हमारे ऊपर गिफ्ट्स की वैल्यू अराइज होगी और उस वैल्यू पर टैक्स हमको भरना पड़ेगा अगर वो वैल्यू 50,000 से ज्यादा की है। तो अगर 50,000 से कम का गिफ्ट है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो आ जाओ वापस। अब देखो, गिफ्ट के तो बहुत फॉर्म हो सकते हैं। गिफ्ट हो सकता है कैश में आपको मिल रहा हो, गिफ्ट में हो सकता है आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही हो, गिफ्ट्स में हो सकता है आपको कोई सी भी कैपिटल असेट मिल रही हो अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब आपको शेयर्स मिल रहे हो, ज्वेलरी मिल रही हो, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मिल रहा हो, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। आपको कोई सी भी चीज अगर गिफ्ट में मिल रही हो तो फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे। चलो आइए देखते हैं। अगर आपको गिफ्ट में कैश मिल रहा है, चेक मिल रहा है, ड्राफ्ट मिल रहा है, पूरा का पूरा विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है, मतलब कि आपको एक लिफाफा मिला, उस लिफाफे में कुछ है, आपको लिफाफा मिला, हो सकता है उस लिफाफे में कैश हो, उस लिफाफे में चेक हो, उस लिफाफे में ड्राफ्ट हो। क्या आपने उस लिफाफे को लेने के बदले में कुछ पे किया? नो मैम, हमने तो कुछ भी नहीं पे किया। अगर उस लिफाफे में 50,000 रुपए तक की वैल्यू है, अप टू 50,000 तक की वैल्यू है, तब तो आपके हैंड्स में कोई भी टैक्सेबल लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा की वैल्यू का ये लिफाफा है तो फिर आपके हैंड्स में टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। एक सेकेंड, ये पेन का इशू है, एक सेकेंड। हाँ मैम, जो हमको गिफ्ट दे रहे हैं वो हमको एक लिफाफा ना दें, मतलब उनको वो हमें 60,000 रुपए का गिफ्ट देना चाहते थे, पर मैम 60,000 रुपए यानी कि 50,000 से ज्यादा है, इसका मतलब तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने कहा जी हाँ। तो मैम ये बड़े समझदार दिखते हैं हमको, उन्होंने हमको एक लिफाफा नहीं दिया, उन्होंने ना हमको 2 लिफाफे बना दिए, 2 लिफाफे में 30,000 रुपए डाल दिया। लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला ये जो एग्रीगेशन किया जाएगा 50,000 रुपए का इन केस ऑफ कैश, ये पूरे साल भर का एग्रीगेट किया जाएगा, ये पूरे साल भर के गिफ्ट का एग्रीगेट किया जाएगा, नॉट सिंगल गिफ्ट। ये कोई सिंगल गिफ्ट का अमाउंट नहीं है, ये पूरे साल भर के गिफ्ट का एग्रीगेशन है। ठीक है, चलो अब आपको इतनी तो बात समझ आ गई कि आपको कैश चेक मिल रहा है 50,000 रुपए से ज्यादा है और पूरे साल का एग्रीगेट देखना है। अगर एग्रीगेट अमाउंट 50,000 से ज्यादा है देन होल ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच मनी शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। हाईलाइट कर लो होल, फिर जितना भी अमाउंट आपको मिल रहा है पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। इस केस में ये मत कर देना कि 50,000 एग्जाम्प्ट है, 10,000 टैक्सेबल कर देते हैं, नो, पूरा का पूरा 60,000 टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर गिफ्ट की वैल्यू अप टू 50,000 रुपए तो कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। चलो, कैश गिफ्ट की बातें समझ आ गई, चेक की बातें समझ आ गई, ड्राफ्ट की बातें समझ आ गई कि अगर 50,000 रुपए तक का है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, 50 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा। और ये जो अमाउंट आप देखोगे एग्रीगेशन ऑफ ऑल गिफ्ट इन अ सिंगल ईयर देखोगे। चलो आ जाइए, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात चल रही है। विदाउट कंसिडरेशन प्योर गिफ्ट आपको मिल रहा है, मतलब कि आप प्योर गिफ्ट ले रहे हो, आपने कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया, आपने कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया, लेकिन गिफ्ट में आपको क्या मिल रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैम एक हम डाउट पूछ रहे हैं पहले, मैंने कहा पूछो, बहुत बढ़िया डाउट आया मैम हमारे दिमाग में। सच्ची बता रहे हैं, आप तो आगे बढ़ गए बट हमारा दिमाग वहीं रुका रह गया और एक डाउट हमारे माइंड में आ गया। मैंने कहा अच्छा तो फिर पूछो, जल्दी से पूछो, देरी किस बात की, क्या है आप सबका डाउट, पूछो उस डाउट को। मैम डाउट ये है कि आपने ना जैसे ही लिफाफे का वर्ड बोला ना हमारे दिमाग में घंटी बज गई। मैंने कहा क्या घंटी बज गई? आपने बोला कि मैम लिफाफा तो हम ये सोच रहे थे कि शादी में आता है। किस में आता है? शादी में आता है। और मैम शादी में आए हुए लिफाफों को इनकम बना देंगे क्या?
शादी में आए हुए लिफाफों को भी इनकम बनाएंगे और उस पर भी इनकम टैक्स भरेंगे। मतलब अगर हमें कोई शादी में हमें गिफ्ट देके जा रहा है तो एक तो हमारी बैंड बज रही है, दूसरा हमारी बैंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बजाना चाहता है। तो मैंने क्या कहा, सुनो कि देखो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि गिफ्ट अगर आपको मैरिज ओकेजन पे मिलता है, एक दो ओकेजन्स और बताऊंगी, उन ओकेजन्स पे मिलता है तो उस केस में आपके हैंड्स में टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। अभी एक्सेप्शन पढ़ाऊंगी। अच्छा हुआ मैम आपने अभी बता दिया, हम तो यही सोच रहे थे कि शादी में आए हुए लिफाफों पर भी टैक्स भरना पड़ता है क्या? नहीं, पढ़ेंगे। मैरिज में मिला हुआ गिफ्ट पर टैक्स नहीं भरना पड़ता है, टेंशन मत लीजिए। इतना भी लॉ बेकार नहीं है। लॉ को पता है कि कहाँ पर ऑलरेडी अत्याचार हो रहा है वहां पर और एक और अत्याचार करना बुरी बात है। तो लॉ सब समझता है। हालांकि खैर ये मजाक था, ऐसा कुछ नहीं था, ये तो मैं आप सबके एंटरटेन के लिए एक दो लाइन्स बोल देती हूँ। चलो माइंड मत कर लेना कि मैम ने ऐसा बोल दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने शब्द वापस ले रही हूँ। गिफ्ट विद ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई है विदाउट कंसिडरेशन की गई है तो उस केस में क्या होगा? देखो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में लॉ किस वैल्यू को मानता है? लॉ किस वैल्यू को प्रेफरेंस देता है? कि आपके द्वारा डिसाइड की गई वैल्यू लॉ मानता है? नो, लॉ तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे फोकस करता है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपए। स्टैम्प ड्यूटी की जो वैल्यू 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर अप टू 50,000 रुपए तक है तब तो उस केस में कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट अराइज नहीं होगा। लेकिन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एक्सीड 50,000, सच स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट अंडर IOS हेड। अगर स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू 50,000 रुपए तक है, जो भी अथॉरिटी के द्वारा वैल्यू डिसाइड की गई हो 50,000 रुपए तक है, तब तो कोई बात ही नहीं आएगी। लेकिन अगर ये वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा अमाउंट गिफ्ट मान लिया जाएगा और टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ये तो वो बात थी कि आपने जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए गिफ्ट लिया तो आपने बदले में कोई भी पैसा नहीं पे किया। लेकिन होता है ना, कोई आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहा है तो आप बोलो एक काम करो 50-50 कर लेते हैं, 50% का आप हमको गिफ्ट दे दो, 50% हम आपको कैश में पे कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा? मतलब कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में तो मिली पर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिली, जहां पर आपने पूरा का पूरा पैसा नहीं दिया, मतलब कि थोड़ा मोड़ा सा गिफ्ट आपको मिला। ऐसा हुआ है तो क्या होगा? दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल वेयर अ पर्सन परचेज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ प्राइस लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब देखो क्या हुआ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो भी थी, आपने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में परचेज की कि नहीं? जी मैम बिल्कुल। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लो थी 1 लाख रुपए और आप जो परचेज कर रहे हो वो कितने में कर रहे हो? 10,000 रुपए में कर रहे हो, मान लो ऐसा। The difference between the stamp duty value and the value of property and its purchase price shall be chargeable to tax in the hands of purchase under head IOS, provided the difference between SDB and purchase price exceed the higher of the following amount of 50,000 and 5,000 of consideration। मैम सच्ची बता रहे हैं, कुछ बात नहीं समझ आई, पहले नोट पर आइए, पहले डिटेल समझाती हूँ फिर वहां पे वापस जाएंगे। ये कोई है एक पर्सन, ये पर्सन आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है मैम, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है जी। लेकिन बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा गिफ्ट तो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तुम भी दे देना। आपने कहा ठीक है जी हम दे देंगे। तो चलो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की मान लो 5 लाख रुपए। कितनी है? 5 लाख रुपए। लेकिन इस प्रॉपर्टी के लिए आप कितना रुपया दे रहे हो? 1 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट बोलती है कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे कर रहे हो। आप वो क्या बोलोगे? अरे मुझे तो गिफ्ट मिला है, गिफ्ट। इन गवर्नमेंट क्या बोलेगी? नहीं, 1 लाख रुपए आपने दिया है लेकिन SDB कितने की थी? 5 लाख रुपए की थी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब कि 4 लाख रुपए, ये आपका टैक्सेबल होगा, एज अ इनकम टैक्सेबल होगा। क्या मैम हर केस में ये डिफरेंस टैक्सेबल होगा? मतलब कि 4 लाख रुपए तो चलो एक बड़ा अमाउंट होता है, टैक्सेबल होना बनता है। अगर ये अमाउंट कोई छोटा अमाउंट हो तो मतलब कि ये अप टू 50,000 तक की वैल्यू हो तो
तो लॉ मेकर ने देखो क्या बोला, ये जो अमाउंट है, जो डिफरेंस निकल के आ रहा है SDV और परचेज प्राइस के बीच का, अगर ये जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, इस डिफरेंस को पहले देखो, क्या ये डिफरेंस अप टू 50,000 रुपीज तक का है, और अगर आप 5% ऑफ कंसिडरेशन करोगे तो क्या वैल्यू आएगी। 5% ऑफ कंसिडरेशन करो, कंसिडरेशन कितना दिया गया है मैम 1 लाख, तो 1 लाख का 5% करो जल्दी से और मुझे बताओ कितना आएगा। जल्दी से बताओ मैम, 1 लाख का 5% अगर हम कर देंगे तो ये आ जाएगा, जल्दी से मैसेज करो, वेट कर रही हूँ मैम। 1 लाख का 5% करेंगे तो ये आ जाएगा 5,000 रुपए। लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला, पहले पॉइंट A नंबर और पॉइंट B नंबर की वैल्यू निकालो। पॉइंट A नंबर में मैंने वैल्यू लिखी 50,000 रुपए, डायरेक्ट फिगर गिवन थी। पॉइंट B नंबर की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी पड़ गई, 5% ऑफ परचेज प्राइस, वो भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। इन दोनों में जो भी हायर है वो कितना है बताइए। इन दोनों में हायर ले लो, इन दोनों का हायर ले लो। इन दोनों में हायर क्या है बताइए मैम, इन दोनों में हायर है 50,000 रुपए। इन दोनों का हायर ले लो। अगर ये कंसिडरेशन आपका, ये जो कंसिडरेशन आपका एज अ गिफ्ट आपको बच रहा है, वो अगर अप टू इस हायर अमाउंट तक का है, तब तो आपका क्या हो जाएगा, एग्जैम्प्ट। लेकिन अगर इस हायर अमाउंट से ज्यादा है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। यहाँ पर हायर अमाउंट कितना निकला मैम 5,000 रुपए, और आपका डिफरेंस कितना आ रहा है 4 लाख रुपए। इसका मतलब 4 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। एक एग्जांपल और लिख रही हूँ, ये है कोई पर्सन, ये आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहे थे। प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 5 लाख रुपए और ये गिफ्ट में आपको इन्होंने दे दिया। आपने इनको क्या दे दिया, आपने इनको 4 लाख रुपए पे कर दिया। कितना पे कर दिया, 4 लाख रुपए पे कर दिया, ठीक है जी। लेकिन देखो SDV कितनी थी 5 लाख, आपने खरीदा 4 लाख में, तो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। क्या ये 1 लाख रुपए आपके हाथ में एज ए इनकम टैक्सेबल होना चाहिए मैम, चेक करना पड़ेगा। क्या करते हैं, ए पॉइंट में मैम एक वैल्यू दी गई है 50,000 रुपए, और मैम B पॉइंट 5% ऑफ 4 लाख, बताइए कितना आएगा। 4 लाख का 5% करो और बताओ कितना आएगा जल्दी से मैम। 4 लाख का 5% अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 4 लाख का 5% करो मैम, सॉरी ये आ जाएगा 20,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए, ठीक है जी। इतनी बात समझ आई कि नहीं जी मैम, इतनी बात हमको समझ आ गई। तो इस केस में अब क्या होगा, सुनो, इन दोनों में हायर बताओ क्या है मैम। इन दोनों में हायर है अभी भी 50,000 रुपए। तो देखो, क्या ये गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, यस मैम 50,000 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इस केस में 1 लाख रुपए आपका टैक्सेबल होगा। एक लास्ट एग्जांपल और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। सपोज करो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी निकल के आ रही है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो 5 लाख रुपए है। आपने बदले में पे किया 4,80,000 रुपए। डिफरेंस कितना निकल के आया मैम, 20,000 रुपए। आइए अब वैल्यू निकालो। ए वैल्यू कितनी आती है मैम, 50,000 रुपए। बी निकालो, 5% ऑफ 4,80,000 करो और बताओ कितना आएगा मैम, ये आएगा 24,000 रुपए। अब बताओ इन दोनों में हायर कितना है मैम, 50,000। हायर कितना है, 50,000। तो बताओ 50,000 से कम है या ज्यादा गिफ्ट मैम, 50 से कम है, तो इसका मतलब ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर एक केस और बना दूं कि ये वैल्यू आए आपकी 50,000 और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाए 80,000। कितनी आ जाए, 80,000। फिर आप क्या करोगे, अब यहाँ पर 50 नहीं लिखोगे, आपको तो इन दोनों का हायर लेना है, यानी कि 80,000 तक का आपको गिफ्ट एग्जैम्प्ट होगा। 80,000 तक का गिफ्ट आपको एग्जैम्प्ट कर दिया जाएगा। अब वापस इस केस में आओ, यहाँ पर गिफ्ट कितने का बन रहा था मैम, गिफ्ट 1 लाख रुपए का बन रहा था। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करके इस फिगर को 80,000 कर दूं अपनी मर्जी से, तो बताओ इन दोनों का हायर कितना है मैम, इन दोनों का हायर है 80,000 रुपए। तो बताओ अभी भी ये गिफ्ट टैक्सेबल होगा क्या, जी मैम टैक्सेबल होगा। क्यों, क्योंकि मैम ये 80,000 से भी ज्यादा है। अगर ये गिफ्ट 70,000 रुपए का होता तो टैक्सेबल नहीं होता। बात समझ आई कि नहीं जी मैम, अब समझ आई। तो सिंपल सी बात ये है, अगर आपको गिफ्ट मिला है, कुछ पैसा देके मिला है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो SDB है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, उससे और आपने जो पैसा परचेज के लिए पे किया, उन दोनों में डिफरेंस कितना है। अगर वो डिफरेंस
अगर वो डिफरेंस एक लिमिट तक है तब तो उसको गिफ्ट माना जाएगा, एक लिमिट से ज़्यादा है तो उसको उस पर टैक्स लगाया जाएगा आपकी इनकम मान के। मैम वो लिमिट क्या है? लिमिट है 50,000 रुपये और 5% ऑफ कंसिडरेशन, दोनों में से जो भी हायर होगा उतनी लिमिट तक का खर्चा आपका, उतनी लिमिट तक का पैसा आपका क्या माना जाएगा? गिफ्ट नहीं माना जाएगा। उससे ज़्यादा लिमिट है तो पूरा का पूरा पैसा इनकम माना जाएगा। The difference between stamp duty value and purchase price does not exceed higher of the above two limits. Gift provision shall not apply in the hands of purchaser. चलो आ जाइए, अदर पॉइंट्स हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी के बारे में ही है। आप सब जानते हो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कैपिटल गेन में एक चीज़ पढ़ाई थी कि अगर जहाँ पर अग्रीमेंट डेट और रजिस्ट्रेशन डेट दोनों डेट अलग अलग है, अग्रीमेंट किसी और दिन हुआ, रजिस्ट्री किसी और दिन हुआ, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से डेट की लेते हैं? मैम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अग्रीमेंट की डेट की ले लेंगे, लेकिन कब लेंगे? जब आपने अग्रीमेंट वाली डेट पर या उससे पहले कुछ ना कुछ पैसा पे किया है, बाय बैंकिंग चैनल किया है। तो वही बातें यहाँ लिखी, आप पढ़ लेना। लिमिट ऑफ 50,000 कंसिडरेशन सेपरेट फॉर ईच प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पर सेपरेट 50,000 देखा जा रहा है, एग्रीगेशन नहीं किया जा रहा है, एग्रीगेशन नहीं किया जा रहा है। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम हमको ये बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर सी। गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो गई, कैश की बात हो गई। अब गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल मतलब कि शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एंड एनी अदर वर्क की बात कर रहे हैं। प्योर गिफ्ट मिला है, प्योर गिफ्ट मिला है क्या? हाँ मैम प्योर गिफ्ट मिला है। यानी कि अगर प्योर गिफ्ट मिला है तो आपको ये कोई असेट मिली है, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखो। अगर फेयर मार्केट वैल्यू अप टू 50,000 है, कोई गिफ्ट ट्रीटमेंट आपके हाथ में नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो फुल्ली फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्सीड 50,000, सच फेयर मार्केट वैल्यू फुल्ली टैक्सेबल, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आपको ये जो गिफ्ट्स मिले हैं ये विद कंसिडरेशन मिले हो, मतलब कि आपने थोड़ा मोड़ा पैसा तो पे किया है, उस केस में क्या होगा? देखो सेम केस आ गया जो प्रॉपर्टी का करे थे, बस वहां पर एसडीवी की बात आती थी, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इनके केस में तो कैलकुलेट नहीं होगी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इफ द एग्रीगेट डिफरेंस बिटवीन, लेकिन यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को किससे रिप्लेस कर देंगे? फेयर मार्केट वैल्यू से। अगर डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड इट्स सेल प्राइस डज नॉट एक्सीड 50,000, अगर ये डिफरेंस 50,000 से ज्यादा का नहीं है तब तो ठीक है, 50,000 से ज्यादा है तो फिर टैक्स ट्रीटमेंट होगा। इफ द एग्रीगेट डिफरेंस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एंड सेल प्राइस एक्सीड 50,000 द इंटायर डिफरेंस वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट अंडर IOS हेड। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगाई गई, उन्होंने सीधे सीधे बोला अगर 50,000 से ज्यादा है ये डिफरेंस तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। आ जाइए अब पढ़ते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अक्विजन के टाइम पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। आपको एक तो रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा हो तो कोई भी कहीं भी कोई टैक्स लायबिलिटी की बात नहीं आएगी। आपको शादी के टाइम पर कुछ मिल जाए, कोई भी लिफाफा लिफूफी कुछ भी मिल जाए, कोई भी गिफ्ट मिल जाए, कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। डेथ के टाइम पर अगर कुछ मिलता है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होता। अंडर विल, अंडर इनहेरिटेंस कुछ मिलता है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होता। आपको लोकल अथॉरिटी से कुछ मिल जाए, ट्रस्ट से कुछ मिल जाए तो वो भी टैक्सेबल नहीं होता। रिलेटिव का क्या मतलब है सुनिए, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल मतलब कि हस्बैंड के लिए उनकी वाइफ और वाइफ के लिए उनके हस्बैंड स्पाउस हैं। स्पाउस से अगर आपको गिफ्ट मिला है तो टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब कि हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ देते, वाइफ अपने हस्बैंड को कुछ देते, टैक्सेबल नहीं होगा। ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ये जो इंडिविजुअल है, चलो मैं आपसे ही एग्जांपल लेके करती हूँ, आपसे ही एग्जांपल लेके करूंगी, बहुत बढ़िया समझ आएगा। स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, आपके फादर आपकी मदर को गिफ्ट देते हैं या फिर आपकी मदर आपके फादर को गिफ्ट देते हैं, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, मान लो आपके फादर एक असेसी है, इनकम टैक्स भरना है, अगर उनको उनके ब्रदर या फिर सिस्टर से गिफ्ट मिल रहा है तब भी कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब कि फादर को वाइफ से मिला टैक्सेबल नहीं हुआ, ब्रदर से मिला टैक्सेबल नहीं हुआ, सिस्टर से मिला टैक्सेबल नहीं हुआ। ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल मतलब कि आपके फादर को उनकी वाइफ से, मतलब कि आपके फादर को आपकी मदर की सिस्टर एंड ब्रदर से कुछ भी मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब कि मैम हमारे मासी एंड मामा से हमारे पापा को अगर कोई भी गिफ्ट मिल रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ पेरेंट ऑफ द इंडिविजुअल। पेरेंट ये जो इंडिविजुअल है मतलब कि आपके जो फादर हैं,
आपके जो फादर के जो पेरेंट्स हैं, मतलब कि आपके दादाजी जो हैं, उनके भाई से या फिर उनकी बहनों से आपके फादर को गिफ्ट मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। एनी लीनियन असेंडेंट, एनी डिसेंडेंट है इंडिविजुअल के, कोई भी लीनियन और खुद के डिसेंडेंट्स हैं तो बच्चे वगैरह यहाँ पर कवर हो जाएंगे, टैक्सेबल नहीं होगा। लीनियन असेंडेंट डिसेंडेंट स्पाउस के यहाँ कवर हो जाएंगे, टैक्सेबल नहीं होगा। अब पॉइंट नंबर जी पढ़ो। स्पाउस ऑफ पर्सन रेफर्ड अंडर पॉइंट ए टू एफ। इन सभी पॉइंट्स में जो भी पर्सन आ रहे हैं उनके जो भी स्पाउस रहे होंगे उनका भी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। सपोज आपके फादर, एक पॉइंट ले लेते हैं, बी पॉइंट लेते हैं, आपके फादर को ब्रदर और सिस्टर से गिफ्ट मिल रहा है, आपके फादर को उनके ब्रदर से गिफ्ट मिल रहा है तो वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन पॉइंट नंबर जी क्या बोलता है, स्पाउस ऑफ सच ब्रदर, ये जो ब्रदर हैं इनकी जो स्पाउस है अगर ये आपके फादर को गिफ्ट देती हैं तो उनसे मिला हुआ गिफ्ट भी आपके फादर के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगा। ये कौन हुए, आप ये फादर आपके पापा के भाई, आपके अंकल हो गए, उनकी वाइफ आपकी आंटी हो गई। अगर आपकी आंटी आपके फादर को गिफ्ट करती हैं तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है जी, जी मैम। तो यहाँ पर क्लियर कट इन चीजों के रिलेशन को एक एक करके डिफाइन किया गया है। यहाँ से एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। आ जाइए नीचे आगे बढ़ जाते हैं। Sum of money include not only cash but also check, draft, fixed deposit, NSC since it's represent a money. Obviously through now not in cash, कैश नहीं है बट चेक है, ड्राफ्ट है, NSC है तो वो भी यहाँ पर माना जाएगा कि गिफ्ट है। Any sum of money exceeding 50,000 in aggregate received on the occasion other than marriage, मैरिज पे मिलेगा तो टैक्सेबल है, लेकिन बर्थडे पे मिल रहा है, मैरिज एनिवर्सरी पे मिल रहा है, सॉरी मैरिज पे मिलेगा तो टैक्सेबल नहीं है बट आपको बर्थडे पे मिल रहा है, मैरिज एनिवर्सरी पे मिल रहा है तो टैक्सेबल है। सम ऑफ मनी टैक्सेबल एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गिफ्ट्स रिसीव्ड बाय द असेसी फ्रॉम एनी पर्सन और पर्सन एक्सीड 50,000, 50,000 से ज्यादा है, एग्रीगेट वैल्यू करेंगे, सभी गिफ्ट्स की एग्रीगेट वैल्यू करेंगे, इन अ ईयर करेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं जी मैम? अब हमको बात समझ आ रही है। चलिए जी, तो फिर मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आज की क्लास यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे आगे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। एक चीज अभी फिर से बोल रही हूँ, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी की रिवीजन क्लास आ गई है, पॉकेट समरी रिवीजन क्लास है, नोट्स इतने ब्यूटीफुल है, उनको कीजिए, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए जी, जिसका फायदा जितना ज्यादा हो जाए उतनी ही अच्छी बात है। चलिए करके आइएगा रिवीजन, मिलते हैं अगली क्लास में।